बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिसमें वो आपसे पूछता है कि किसी आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेशित वलय, वलय समझते हैं आप सब लोग, रिंग की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अब जब आप इस डेरिवेशन को समझ रहे हैं उससे पहले एक तो वलय जो है वो रिंग होती है, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कोई भी ऐसी गोल आकृति, जैसे मान लो कोई चूड़ी वगैरह है, ठीक है, वो सब की सबका वो सब कौन सी आकार होता है, वलय आकार होता है वो, ठीक है। तो मान लो एक रिंग है वलय, ठीक है, इस पे चारों ओर एक समान रूप से, ध्यान से सुनना एक एक लाइन को, एक वलय है, इसके चारों ओर एक समान रूप से का क्या मतलब है, सब जगह बराबर, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा और कहीं कम, एक समान रूप से क्या फैले हुए हैं, आवेश वितरित हुए हुए हैं, आवेश फैले हुए हैं, सतत कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, चारों तरफ समान है, एक समान रूप से है और सतत आवेश जो है उसका वितरण हुआ हुआ है। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों के, ठीक है। अब देखिए यहां पे मान लो इसका केंद्र है O, तो आवेशित वलय तो समझ में आ गया होगा आपको, ये वलय है और ये आवेशित है, चारों तरफ आवेश लगा दिए मैंने। अब ये बात इसकी अक्ष, तो अक्ष क्या होती है भाई किसी भी चीज की, वह रेखा जो किसी वस्तु के केंद्र से गुजरती है वो उसकी अक्ष होती है। तो इसके केंद्र से मान लो ये रेखा निकल रही है, देखो पहले मैं चित्र समझा रहा हूं आपको बड़े रूप में, फिर चित्र को तो मैं छोटे रूप में साइड में बना दूंगा और फिर डेरिवेशन समझाऊंगा, बट आप इसको बड़े रूप में ही नोट कर लेना, ठीक है। तो इसकी अक्ष पर मान लो कोई बिंदु स्थित है P, इस वलय की वजह से, इस आवेशित वलय की वजह से इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर बोल रहा हूं, इस आवेशित वलय की वजह से इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात। मान लो इसकी त्रिज्या है R, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली मैंने, R मान ली, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो और ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है यह केंद्र से किस दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, x दूरी पर, ठीक है, ये यहां x दूरी पर स्थित है, यहां से यहां तक आ गई क्या बात समझ में। यह इस पर x दूरी पर स्थित है, कौन, बिंदु P, कहां से, केंद्र से। ये सब चीजें देखिए, मान लीजिए अगर इस तरह से डेरिवेशन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो डेरिवेशन में, ठीक है, कि किसी आवेशित वलय की वजह से, किसी आवेशित वलय की वजह से किसी उसकी अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको डिराइव कीजिए, या डायरेक्ट फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसमें आप मान लो डेरिवेशन पूछ रहा है 3 नंबर 4 नंबर में, तो ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है हमें। माना त्रिज्या R, माना एक वलय जिसकी त्रिज्या R है, उसके चारों ओर जो है एक समान रूप से आवेश जो है विस्तृत किए गए हैं, वितरित किए गए हैं, ठीक है। उसके केंद्र से x दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर ही हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है पहले वहाँ इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आपको बनानी आनी चाहिए, हालांकि नोट्स में मैं बना के दूंगा, बट फिर भी आपको अपने लेवल पे भी आनी चाहिए। तो ये बिंदु P हो गया, यहाँ पे इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत आवेश ज्ञात, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस पूरी रिंग की वजह से। अब क्या किया मैंने, वही जो हमारा काम है, सबसे पहले हमने क्या सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा था कि भैया इसको छोटे 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 हिस्सों में बांट लो। तो मैंने क्या किया, इसको इस हिस्से में बांट लिया, एक हिस्सा लिया ये वाला यहाँ से ये हिस्सा लिया, ठीक है, और एक हिस्सा लिया यहाँ से, एक हिस्सा ये वाला लिया, बात आ गई समझ में। एक हिस्सा ऊपर से लिया, एक हिस्सा नीचे से लिया, ठीक है। इसमें अगर मान लो ये पूरा आवेश इस पूरी वलय पर माना वलय पर कुल आवेश कितना है, Q,
कितना है Q। ध्यान रखना वलय पर कुल आवेश कितना माना है मैंने Q। तो ये जो हिस्सा आएगा इस पे आवेश कितना आ जाएगा छोटा सा dq, और यहां भी छोटा सा आवेश कितना आ जाएगा dq। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? यहां भी छोटा सा आवेश कितना आ जाएगा dq, और यहां भी छोटा सा आवेश कितना आ जाएगा dq। यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करता हूं उसके बाद, इस dq को क्या मान लेता हूं बिंदु आवेश। dq को क्या मानते हैं बिंदु आवेश, तो dq को बिंदु आवेश मान लेंगे, ठीक है। dq को क्या मान लेंगे बिंदु आवेश, तो ये भी एक बिंदु आवेश और ये भी एक बिंदु आवेश। यही तो करते आए हैं अभी, जो मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वाला उसमें यही तो किया था हमने। छोटे टुकड़ों में बांट लो, फिर एक छोटे टुकड़े को क्या मान लो बिंदु आवेश मान लो, फिर उस पर विद्युत क्षेत्र वाले फॉर्मूले से क्या ज्ञात कर लो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो, ठीक है। तो अब इसकी वजह से जो इस पे विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा बाहर की ओर। इस हिस्से की वजह से इस पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्या क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ E1, और इसकी वजह से जो इस पे विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। मान लो E2 विद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न होगा। बाहर की ओर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्लस आवेश लिए मैंने, धनात्मक लिए हैं, धनावेश लिए हैं, तो धनावेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर ही होता है। तो इसकी वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E1, इसकी वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E2, ठीक है। याद करो जो मैंने रिंग ली थी, वो जो छड़ ली थी मैंने, उसमें यही तो किया था। यहाँ अगर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था या यहाँ ज्ञात करना था, बिंदु P पे एक छोटा सा हिस्सा लिया था, यहाँ से दूरी मानी थी r, और इसकी वजह से इस पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया था, इसको बिंदु आवेश माना था। तो वही पूरी कहानी दोहरानी है हमें, नियम पूरा वही लगेगा, तभी तो उसे पॉइंट वाइज लिख रखा है उसने, ठीक है। E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा में। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। अब देखिए, हालांकि इसको आप E1 E2 ना लेके दोनों को E भी मान लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि पहली बात तो ये एक सममित आकृति है। सममित का मतलब कहीं से बड़ी कहीं से छोटी नहीं है, चारों तरफ से समान है। इसका ये जो प्रत्येक बिंदु है यह केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है। समझ में आ गई बात। अब आप कहोगे सर आपने इसको ऐसे क्यों बनाया है, इसको 3D दिखाने के लिए, त्रिविमीय दिखाने के लिए। बाकी ये होगी तो ऐसे ही वृत्त के आकार की, बट इस वृत्त को मैं यूं थोड़ा खड़ा करने की कोशिश करूं त्रिविमीय आकार में दिखाने की तो कुछ ऐसा ही दिखेगा वो, ठीक है। बाकी है ये ऐसी, आपको त्रिविमीय में दिख सके इस वजह से इसको ऐसा बनाया गया है। बात आ गई है समझ में, ठीक है। इसको थोड़ा आप इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा इसको ज्यादा बेहतर ढंग से समझाने के लिए इस प्रकार से इसमें लाइन वगैरह भी खींच सकते हैं आप, ठीक। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो E है, ये E जो है ये इसको अलग अलग नाम देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो आपकी किताब में अलग अलग नाम दिया है E1 E2, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, बट चीजें हमें सब पता होनी चाहिए। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये सममित आकृति है, दूसरी इस पे जो आवेश वितरित है वो सब जगह समान आवेश वितरित है। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा है और कहीं कम है। तो E जो है वो दोनों के लिए समान होगा, इस बिंदु के लिए भी समान होगा और इस बिंदु के लिए भी E होगा। बट एक बार बुक के हिसाब से अपन चलें तो इसे E1 और इसे E2 मान लेते हैं। समझ में आ गई क्या बात। इसे तो E1 मान लिया और इसे क्या मान लिया मैंने, नीचे वाले को E2। अब क्या देख पा रहा हूं मैं कि ये जो E1 है इसकी बात कर लेते हैं पहले। E1 की अगर मैं बात करूं तो इस P से मैं इस रेखा को आगे बढ़ा देता हूं। मान लो ये कोण E1 जो है इसके साथ थीटा बना रहा है। E1 इस रेखा के साथ कोण थीटा बना रहा है। ये जो P वाली रेखा थी ज्ञात तो इसी बिंदु पे करना है, बट इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। ये थीटा है तो कहीं ना कहीं शीर्षाभिमुख मुख कोण की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा। अब E1 के दो घटक आएंगे, एक तो x दिशा में और एक y दिशा में। ये थीटा कोण है। E1 के दो घटक आएंगे, एक तो x दिशा में एक y दिशा में। x दिशा में तो कौन सा घटक आएगा, E1 cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ हमेशा क्या आता है cos की। वेक्टर में अभी समझाया हुआ है मैंने आपको। और एक इस दिशा में घटक आएगा E1 sin थीटा।
ठीक है। इसी प्रकार E2 जो है, E2 के भी जो है 2 घटक आएंगे। E2 के भी कितने घटक आएंगे? 2 घटक आएंगे। मान लो E2 भी इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? थीटा का ही बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि मैंने बताया सममित आकृति है, रेखाएं जो है वो सममित रूप से बाहर निकलेगी। ये थीटा है तो यह भी कितना हो जाएगा? थीटा। सॉरी, ये रेखा यह थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यह थीटा है तो यह भी थीटा हो जाएगा। और E2 जो है उसके भी 2 घटक आ जाएंगे, एक तो y दिशा में और एक x दिशा में। तो x दिशा में तो कौन सा घटक आएगा? E2 cos थीटा। और y दिशा में कौन सा घटक आएगा? E1 sin थीटा। बात आ गई है समझ में? E1 के 2 घटक, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। E2 के 2 घटक, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा। इसका मतलब क्या है कि जो E1 है वो कुछ तो है x दिशा में फैला हुआ है, कुछ विद्युत क्षेत्र y दिशा में है, कुछ विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, इसकी वजह से। इसी प्रकार इसकी वजह से कुछ तो x दिशा में है और कुछ y दिशा में है। यही तो मतलब है इसका। ठीक है। अब देखो क्या E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा, सॉरी, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, क्या ये विपरीत दिशा में है? क्या ये विपरीत दिशा में है? ठीक है, विपरीत दिशा में तो है। तो मैं वैसे अगर मैं इन दोनों को E लेता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये कट जाते दोनों पहले ही, क्योंकि ये भी E sin थीटा आता, ये भी E sin थीटा आता और ये विपरीत दिशा में होता। बट यहाँ E1 E2 लिया है तो अब इसको दूसरी तरीके से काटेंगे अपन। वो काटने के लिए पहले मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा। उससे पहले ये जो चित्र है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये टॉपिक। तो ये जो चित्र है इसको आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे समझाता हूं कि इस वलय की वजह से इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र किस प्रकार ज्ञात करेंगे, डेरिवेशन क्या होगा। ये तो आ गया चित्र। इस चित्र को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चित्र को मिटा के साइड में छोटा सा बनाऊंगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे को डेरिवेशन के लिए भी जगह चाहिए होती है। समझ में आ रही है बात? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, आप चित्र को पॉज करके इसको नोट कर लो। तो देखिए बच्चों, इस चित्र को मैंने यहाँ छोटा सा बना दिया है, बिल्कुल। आ रही बात समझ में आपको? अब इसको मैं आगे डेरिवेशन हम करते हैं कि इसको डिराइव कैसे करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि dq जो है, dq दोनों तरफ था छोटा सा आवेश, तो dq को हमने क्या माना था? dq को बिंदु आवेश मानने पर क्या होगा? तो देखो, अगर आप dq को बिंदु आवेश मानोगे तो फिर इसकी वजह से, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक चीज और ले लेना। ये दूरी तो कितनी ली थी मैंने? x। इसकी त्रिज्या कितनी थी? r। उस चित्र में मैंने बताया नहीं, या पता नहीं, मेरे को याद नहीं, बता दिया था मैंने। इस dq वाले बिंदु की, ये जो dq वाला हिस्सा है छोटा सा, इसकी इस बिंदु P से दूरी छोटा r ले लेना। ठीक है, ये r है तो ये भी r ही हुई। आ गई बात समझ में? क्योंकि सममित आकृति है, ये सिमेट्रिकल है ये। ठीक है, तो जो दोनों dq वाले हिस्से हैं उनकी इस बिंदु P से, ये बिंदु कौन सा है भाई? P, जिसपे आप निकाल रहे हो। ठीक है, इस बिंदु P से जो दूरी है वो कितना ले लेना? छोटा r। अपने चित्र में बना लेना। तो dq को बिंदु आवेश मानने पर इस dq की वजह से इस पर विद्युत क्षेत्र अब मैं ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है? बिंदु आवेश। और बिंदु आवेश होने पर फॉर्मूला क्या निकल के आता है हमारा? KQ/r²। ठीक है। अच्छा, ये जो विद्युत क्षेत्र है, क्या ये E1 होगा या DE1 होगा? विद्युत क्षेत्र देखो, छोटा सा अगर आवेश है तो छोटे से आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र भी छोटा सा होगा, तो ये DE1 होगा। तो ये DE1 sin थीटा और ये DE1 cos थीटा। इसी प्रकार ये भी छोटा सा विद्युत है, सॉरी, ये छोटा सा जो है आवेश है DQ, इसकी वजह से इस पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी छोटा सा आएगा, DE2। तो ये DE2 sin थीटा और ये DE2 cos थीटा। ठीक है, सबके साथ D लगा देना, छोटा सा विद्युत क्षेत्र दर्शाने के लिए। तो अगर DQ को बिंदु आवेश मानेंगे तो इस वाले की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? DE1 कितना होगा भाई? फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r²। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K की जगह तो K रहेगा, Q कौन सा है? छोटा सा, DQ/r²।
आर, आर क्या होती है, बिंदु और आवेश के बीच की दूरी, बिंदु और आवेश के बीच की दूरी कितनी है, आर ही है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो डी1 कितना आ जाएगा, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर, के को के ही रहने दे रहा हूं मैं अभी। फिर डी2 कितना आ जाएगा, डी2, अब डी2 ये रहा छोटा सा विद्युत क्षेत्र, किसकी वजह से, इसकी वजह से, किस पे, बिंदु पी पर, क्या होगा फॉर्मूला यही होगा, तो इसकी वजह से इस पे आएगा, तो के की जगह तो के, छोटा सा बिंदु आवेश, छोटा सा आवेश कितना माना है मैंने, डी क्यू बटे आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो डी1 भी के डी क्यू बटे आर स्क्वायर और डी2 भी के डी क्यू आर स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं कि डी1 छोटा सा विद्युत क्षेत्र E1 छोटे से विद्युत क्षेत्र E2 के बराबर है, इनका परिमाण तो बराबर है ही। वेक्टर रूप में तो ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें r का सदिश इधर आएगा, इसमें r का सदिश इधर आएगा, तो वेक्टर रूप में तो दिशाएं अलग हो जाएगी, परंतु परिमाणी रूप में, मॉड के रूप में तो ये समान है। अगर मॉड के रूप में ये समान है, डी1 अगर डी2 के बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि क्योंकि डी1 डी2 के बराबर है, तो इनके ये जो डी1 साइन थीटा और डी2 साइन थीटा जो है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डी1 साइन थीटा से कौन कैंसिल हो जाएगा, डी2 साइन थीटा। क्यों, क्योंकि डी1 साइन थीटा नीचे की ओर, डी2 साइन थीटा ऊपर की ओर, परिमाण दोनों का समान रहेगा, दिशा विपरीत है। तो जो ऐसे दो वेक्टर जो आपस में जिनकी दिशा बिल्कुल विपरीत हो और परिमाण समान हो, उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं आपस में। तो डी1 और डी2 क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल। जबकि डी1 cos थीटा और डी2 cos थीटा ये एक ही दिशा में है, तो ये जुड़ जाएंगे। समान दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में है तो कट जाएंगे। डी1 cos थीटा और डी2 cos थीटा का परिमाण भी समान होगा, क्योंकि E1 और E2 का परिमाण क्या है, समान। डी1 और डी2 का परिमाण समान है, तो इनका परिमाण भी समान होगा, और दिशा समान है तो जुड़ जाएंगे। इनका परिमाण समान है पर दिशा विपरीत है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कह सकता हूं कि भैया डी1, डायरेक्ट लिखो आप, डी1 साइन थीटा व डी2 साइन थीटा का परिमाण समान है व दिशा विपरीत है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूं आपको। ठीक है, आप चाहो तो लिख देना, नहीं डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। डी1 साइन थीटा व डी2 साइन थीटा का परिमाण तो क्या है, समान। क्यों है परिमाण समान, क्योंकि E1 और E2 का परिमाण समान है, तो इनके घटक का परिमाण भी क्या आएगा, समान ही आएगा। ठीक है, अच्छा विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अतः दिशा विपरीत है, अतः ये निरस्त हो जाएंगे। तथा D1 cos थीटा और D cos थीटा, D2 cos थीटा, D1 cos थीटा व D2 cos थीटा समान दिशा में है, इनका भी परिमाण समान है, तो इनको क्या कर देंगे हम, इनको जोड़ देंगे, इनका क्या कर देंगे, इनका योग कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा। और एक तरह से जुड़ेंगे भी नहीं, इनको आप जुड़ना नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं देखिए, तो देखिए, तो DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा समान दिशा में है, तो ये जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे ना। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा बिंदु P पर, वह किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा। ठीक है, और कितना आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि DE1 प्लस माना DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा, इन दोनों को मैं DE cos थीटा मान लेता हूं। इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, ध्यान से देखना, दोनों को साथ ले रहा हूं, इन दोनों की वजह से इस बिंदु P पर, इन दोनों की वजह से
इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा, DE1 cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा। इसकी वजह से DE1, इसकी वजह से DE1, इसकी वजह से DE2, तो दोनों का योग कर दिया तो कितना आ गया, मैंने इसको ये मान लिया कि ये किसके बराबर है, DE cos थीटा के। ठीक है, अब ये तो भैया हमने ये दो छोटे छोटे टुकड़े लिए थे, ऐसे ही हम इस पूरे वलय पर बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े ले सकते हैं। इस पूरे वलय पर बहुत सारे या छोटे छोटे अवयव ले सकते हैं ना। और प्रत्येक अवयव जो होंगे उनके, जैसे मान लो ये और ये हिस्सा लिया मैंने, या ये और ये लिया, या ये और ये लिया, जैसे ये रिंग थी, इसका ये और ये हिस्सा लेता मैं, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और बिंदु P कहीं यहाँ होता तो वो ये यूं निकलता, ये यूं निकलता, इसका इधर जाता, इसका इधर जाता, एक घटक इसका इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये तो कैंसिल हो जाते और ये दोनों जुड़ जाते cos थीटा वाले। तो प्रत्येक इस तरह के जितने भी आप दो छोटे छोटे हिस्से लोगे, एक हिस्सा यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, तो इन सभी की वजह से जो E sin थीटा वाला जो कंपोनेंट रहेगा, E sin थीटा वाला, वह तो कैंसिल हो जाएगा और E cos थीटा वाला बचेगा, और उन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा तो टोटल DE cos थीटा ही ना। तो प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के जोड़े मान लो आप, प्रत्येक अवयव तो नहीं पर प्रत्येक अवयव के जो जोड़े हैं, इनके लिए जो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा, DE cos थीटा, क्योंकि एक अवयव के वाले के साथ दूसरे वाले का अब जुड़ेगा घटक, पहले वाले अवयव वाले के घटक के साथ दूसरे वाले का अवयव का घटक जुड़ेगा तो टोटल यही निकल के आएगा। तो प्रत्येक जोड़े के लिए सभी के लिए यही निकल के आएगा। ठीक है, एक जोड़े के लिए ये आया तो सबके लिए भी यही आएगा, तो सबका एक साथ निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, लास्ट में हम समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन। तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक अवयव के लिए इसी प्रकार प्रत्येक अवयव के लिए, अवयव मतलब ये छोटे छोटे जो हिस्से हैं, जो छोटे छोटे हिस्से हम ले रहे हैं ना, इनके लिए, ठीक है। अवयव मतलब एलिमेंट, छोटे छोटे जो हमने एलिमेंट लिए हैं, तो प्रत्येक अवयव के लिए DE sin थीटा वाला घटक निरस्त हो जाएगा तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र DE cos थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक अवयव का DE sin थीटा वाला घटक तो निरस्त हो जाएगा और बिंदु P पर क्या बचेगा, विद्युत क्षेत्र बचेगा, कौन सा, DE cos थीटा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो मैंने छोटे छोटे अवयव के लिए निकाला DE cos थीटा। अब सबके लिए निकालना है E नेट या कुल E, तो कैसे निकालेंगे, इस DE cos थीटा का क्या कर दो, समाकलन कर दो। DE cos थीटा का क्या कर दो, समाकलन। कैसे करेंगे, तो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। पॉज करके नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। तो E कुल मतलब इस पूरे वलय की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, E कुल कितना आएगा, समाकलन किसका, DE cos थीटा का। किसका समाकलन, DE cos थीटा का समाकलन आएगा। ठीक है, और जो लिमिट लगा रहे हैं हम वही L ले रहे हैं, इस पूरे की लंबाई कितनी ले रहे हैं, L। समझ में आ रही है बात, तो पूरी L के लिए कर रहे हैं हम ये समाकलन। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज है, वह कौन सी चीज है। अच्छा, DE cos थीटा है, तो DE का मान क्या आया था भाई, शुरू में मैंने निकाला था, आपने डेरिवेशन में देखा होगा, KQ/r² आया था क्या, या KdQ/r², KdQ/r², यही आया था क्या। ठीक है, तो यहाँ DE की जगह में क्या लिख दूंगा, E कुल बराबर KdQ/r² cos थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना आप, क्योंकि DE बराबर कितना था, KdQ/r²।
ये छोटा सा जो डी निकाला था मैंने, DE1 जो निकाला था वो कितना आया था, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। तो DE भी कितना होगा, के डी क्यू बटे आर स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो के डी क्यू बटे आर स्क्वायर में जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो नियतांक है उसको तो बाहर कर दो, जो निश्चित है राशि, क्योंकि समाकलन तो उसका होगा ना जो वेरिएबल होगी, जो बदल रही है समय के साथ साथ, ठीक है, या स्थिति के साथ साथ बदल रही है, समाकलन तो उसका होगा। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको तो बाहर कर दो आप, और जो वेरिएबल है, ठीक है, जो चर है उसको अंदर रखो। तो आप क्या देखोगे, आप यहां पे देखते हो कि के कांस्टेंट, ठीक है, आर भी निश्चित रहेगा, यहाँ पे आर भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। समझ में आ रही बात? आर भी निश्चित, के भी निश्चित। देखो आर निश्चित क्यों रहेगा इसको समझ लेना। यहाँ पे इस चित्र को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, यहाँ वाला आर तो ये आ रहा है, अगर मैं यहाँ से ले तो दूरी बड़ी आनी चाहिए ना इससे, तो लेकिन ये रिंग ऐसी नहीं है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे कोई रिंग है ऐसे। अब उसके सामने कोई बिंदु रखा है ऐसे किसी रिंग के सामने, तो प्रत्येक बिंदु से दूरी समान रहेगी, आर समान रहेगा। तो आर तो निश्चित हो गया, यहाँ पे आर क्या हो गया, कांस्टेंट। क्यों हो गया, समझ में आ गया ना, कि मान लो कोई रिंग है, कोई रिंग है और उस रिंग के सामने कोई बिंदु रखा हुआ है, तो उस रिंग के प्रत्येक बिंदु से दूरी समान रहेगी, तो आर निश्चित रहेगा। इसको देखोगे बोर्ड पे तो बड़ा लगेगा, लेकिन हम तो 3D में पकड़ के बैठे हैं रिंग को यूं, और सामने एक बिंदु है, तो प्रत्येक बिंदु से रिंग की, ठीक है, जो दूरी है वो समान रहेगी। तो के क्यू, के कांस्टेंट आ गया, के कांस्टेंट आ गया, आर स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, ठीक है, कॉस थीटा तो कांस्टेंट होगा ही, तो बचेगा क्या फिर, डी क्यू, डी क्यू का समाकलन बचेगा। समझ में आ रही बात? अब देखो तो ई कुल बराबर के बटे आर स्क्वायर कॉस थीटा, के कांस्टेंट आर कांस्टेंट क्यों होगा, समझ में आ गई बात? कोई भी बिंदु ले लेना रिंग से, पी से तो दूरी आर ही रहेगी, आर नहीं बदलने वाला। वहां जब हमने छड़ की बात की थी तो आर बदल रहा था, यहाँ वाला आर अलग आता था, यहाँ दूरी अलग आती, जैसे जैसे उधर जाते इससे दूरी बढ़ती जाती, जैसे जैसे इधर आते दूरी कम होती जाती। परंतु रिंग में जो बिंदु रखा है रिंग के सामने, उस पे से प्रत्येक बिंदु से आप किसी भी बिंदु से निकाल दो, दूरी आर ही रहेगी, ठीक है। तो आर कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, डी क्यू का समाकलन। अब डी क्यू का समाकलन क्या है, डी क्यू का समाकलन है मतलब ये डी क्यू जो है इसके छोटे 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 जितने भी डी क्यू बनेंगे उन सबको जोड़ दो, तो वो कुल आवेश आ जाएगा उस पे। और शुरू में मैंने कुल आवेश कितना माना था, क्यू। शुरू में मैंने इस पे कुल आवेश कितना माना था जब फर्स्ट लाइन लिखी थी, तो कि देख लेना कि माना वलय पर कुल आवेश कितना है, क्यू है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डी क्यू का जो समाकलन हो रहा है उसकी जगह क्यू लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डी क्यू के समाकलन का मतलब क्या है, छोटे छोटे जितने भी डी क्यू बनेंगे उनको जोड़ दो। तो छोटे छोटे जितने भी डी क्यू बनेंगे तो कुल मिला के टोटल कुल जो अपना आवेश है वो आ जाएगा इस पे, और कुल आवेश मैंने कितना माना था, क्यू। तो ई कुल कितना आ जाएगा यहाँ पे, ई कुल आ जाएगा के क्यू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, के क्यू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। आ गई है बात समझ में? ये आ गया हमारा कुल ई, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। बट एक ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वैसे देखा जाए तो, बट किताब में इसको और भी आगे हल कर रखा है। तो अब इसमें और क्या कर सकता हूं मैं, तो देखो कॉस थीटा का मान निकालता हूं मैं यहाँ से, कॉस थीटा का मान डालूं, अगर मैं इस थीटा को हटाना चाहता हूं अगर मैं यहाँ से, तो क्या करूंगा, देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो x बटे आर लिख सकता हूं मैं। तो कॉस थीटा का मान कितना आएगा, कॉस थीटा का मान आएगा x बटे आर। तो यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या रख दूंगा मैं, x बटे आर। आ गई बात समझ में? अच्छा एक चीज और देख लो इसमें आप, क्या कि ये जो r है ये कर्ण है, ये कर्ण है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर की जगह मैं बड़ा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आर का मान कितना आ जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, या अंडर रूट की जगह घात क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2। कॉस थीटा का मान तो आ गया एक्स बटे आर आधार बटे कर्ण, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे घात कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, वर्गमूल लगाओ या घात 1/2 लगाओ, बात एक ही है। आ गई क्या बात समझ में? तो कॉस, तो अब इन दोनों मानों को इसमें डाल दो तो क्या आ जाएगा, इक्वल बराबर के क्यू कॉस थीटा का मान एक्स बटे आर बटे इस आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, या आप ऐसा करो इसको पहले यही लिख दो आर स्क्वायर को। तो अब ये क्या बन जाएगा, के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर, आर से गुणा होगा तो आर क्यूब बन जाएगा ये। अब आप मान डाल दो इक्वल बराबर के क्यू एक्स आर क्यूब, तो आर का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, और उसकी भी घात कितनी है फिर, 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक तो होल क्यूब आ गया, और उसकी घात कितनी है, 1/2, तो क्यूब जो है 1/2 से गुणा होगा तो 3/2 आ जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, इक्वल कितना आ गया, के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। इसे आप ये भी लिख सकते हो इक्वल बराबर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, ऐसे लिख सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का पार्ट, और ये लास्ट में जो हमारा निकल के आया है ये मेन फॉर्मूला निकल के आया है। इसे मैं ऊपर साइड में कहीं लिख देता हूँ, जगह है नहीं यहाँ पे। चलो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर बता देते हैं। इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर इसको आगे देखते हैं। तो देखिए इक्वल कितना निकल के आया, इक्वल आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। आ गई क्या बात समझ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये आ गया हमारे पास कुल, मतलब पूरे वलय की वजह से इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा आप समझना, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के इसके चांस रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वलय की वजह से उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने वाली, पूरा डेरिवेशन करके बताइए। तो इसको आप जरूर ध्यान से देख लेना एक बार दोबारा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ स्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं वो देखो। ये कह रहा है कि अगर मान लो, एक स्थिति इसने दी है कि अगर मान लो x जो है, सॉरी ये r जो है, इसकी त्रिज्या जो है वो x से बहुत छोटी हो, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि भाई x जो है वह r से बहुत बड़ा हो। x मतलब बिंदु की केंद्र से दूरी इसकी त्रिज्या से बहुत बड़ी हो, मतलब बिंदु बहुत दूर स्थित है, बिंदु बहुत दूर स्थित है। तो क्या होगा, तो r जो है इसके सामने शून्य के बराबर हो जाएगा, r किस ओर अग्रसर हो जाएगा, शून्य की ओर। तो यहाँ पे मैं r की जगह क्या लिख सकता हूँ, शून्य। तो ई कुल निकल के क्या आएगा, ई कुल निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आर तो अब 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स आर से बहुत बड़ा है। एक्स आर से बहुत बड़े होने का मतलब क्या है कि एक्स बहुत, मतलब बिंदु P जो है वह इसके केंद्र से बहुत दूर स्थित है, क्योंकि x बहुत बड़ा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आर तो 0 के लगभग 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर की घात 3/2। अब इसमें स्क्वायर इससे कट आएगा तो क्या बचेगा, इक्वल बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बटे एक्स की घात 3, और x इसको काट देगा इस 2 बार, तो इक्वल बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे एक्स स्क्वायर।
कब? जब x r से बहुत बड़ा हो। ये एक स्थिति तो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हुए हैं मैंने इस पे, वो क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। एक इसमें ये पूछता है कि बताओ केंद्र पर इस पूरे वलय की वजह से, अभी मैंने समझाया भी था आपको कि केंद्र पर इस पूरे वलय की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ये तो हमने केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया, ये वाला तो ठीक है, जिसमें x क्या है, उस बिंदु की केंद्र से दूरी तो थी x। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा इस वलय की वजह से, तो देखो केंद्र पर x का कुछ मान ही नहीं है, x 0 हो जाएगा केंद्र पर। केंद्र पर x बराबर 0। अब अगर केंद्र पर x 0 हो गया तो इस फॉर्मूले में मैं x की जगह यहाँ 0 रखूंगा, x की जगह 0 रखते ही ये पूरा क्या बच जाएगा 0, ये 0 से गुणा होगा, ये इससे q से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 0 में इसका भाग दोगे टोटल सब 0। इसका मतलब केंद्र पर मतलब x बराबर 0 पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, E नेट क्या होता है या E कुल क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र पर x का कुछ मान ही नहीं होगा भाई, x बिल्कुल यहीं आ गया, जिस बिंदु से आपने x का मान स्टार्ट किया था उसी बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, तो x तो 0 हो गया, x 0 होते ही E कुल कितना हो जाएगा 0। एक इसमें और पूछता है अनंत पर क्या होगा भाई। देखो अनंत पर अगर आप निकालोगे तो अनंत का मतलब क्या है भाई, अनंत का मतलब ये वाली स्थिति तो है कि x जो है वह बहुत दूर स्थित है, मतलब r से बहुत बड़ा है, x जो है वह बहुत दूर स्थित है मतलब r से बहुत बड़ा है। तो ध्यान रखना अनंत पर 0 होता है, अनंत पर ये मत निकाल देना, ये x r से बहुत बड़ा तो है पर अनंत पे नहीं है। अभी ये जो बिंदु P है यह अनंत पे नहीं है, बड़ा तो है r से दूर तो है बहुत, लेकिन इतना नहीं है कि अनंत पर ही हो, दिख रहा है हमें अभी ये वलय जो है हमें दिख रही है अभी, परंतु अनंत पर का क्या मतलब है कि दिख ही नहीं रही है। अब अनंत है, अब यहाँ पे मान लो कहीं ना कहीं मैं अगर इस x की जगह अनंत रख दूंगा, बटे में x की जगह अनंत रख दूंगा तो भी ये मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, केंद्र पर भी 0 होता है किसी वलय के, और वलय से अनंत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कुल 0 होता है, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने चीज देखी थी कि x जो है r से बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है, x जो है बहुत दूर स्थित है, सॉरी बिंदु P जो है बहुत दूर स्थित है, x बहुत बड़ा है मतलब P बहुत दूर स्थित है। अब P बहुत दूर स्थित है से क्या समझता हूं मैं कि P इतनी दूर है कि ये जो पूरा वलय है मुझे बहुत छोटा सा नजर आएगा, ये जो पूरा वलय है ये कैसा नजर आएगा, मुझे बहुत ही छोटा सा नजर आएगा। ध्यान से देखना अभी क्या निकल के आएगा इसमें से, ये वलय बहुत छोटा सा नजर आएगा जब बहुत दूर खड़ा हूंगा तो मैं इससे। तो मैंने आपको फर्स्ट जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट जो वीडियो बताया था उसमें बिंदु आवेश जब मैं समझा रहा था तो मैंने बताया था कि सिर्फ दिखने में ही छोटे नहीं, दूरी के हिसाब से भी छोटा हो सकता है, सॉरी वास्तव में छोटे होने की जरूरत नहीं है, दिखने में छोटा है तो भी वो बिंदु आवेश माना जाता है। जैसे मैंने फुटबॉल का उदाहरण लिया था ग्राउंड में कि फुटबॉल पड़ी है, उसे बहुत दूर से आप देख रहे हो तो आपके लिए वो बिंदु है, पॉइंट साइज वस्तु है, बिंदु आकार की वस्तु है वो। इसी प्रकार ये वलय जो है इसके चारों तरफ आवेश है, परंतु इसको बहुत दूर से देखोगे तो ये वलय खुद ही बहुत छोटी सी नजर आएगी, और वलय बहुत छोटी सी नजर आएगी तो इसका मतलब ये कौन से आकार की है, ये पॉइंट साइज की है, बिंदु आवेश है ये। और बिंदु आवेश अगर है तो फिर फॉर्मूला क्या होता है भाई, KQ/x², क्या वही निकल के आ रहा है क्या, KQ/x²। क्यों निकल के आया ये फॉर्मूला इसीलिए निकल के आया क्योंकि ये बिंदु आवेश की तरह काम करेगी। फिर मतलब इसका जो पूरा जो आवेश है वो इसके केंद्र पर आधारित माना जाएगा। जैसे द्रव्यमान का केंद्र होता था ना, बहुत दूर से देखते थे किसी वस्तु को तो उसके द्रव्यमान का केंद्र लेते थे हम, इसी प्रकार ये पूरा आवेश जो है वो कहाँ माना जाएगा, केंद्र पर माना जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये KQ/x² आया है। KQ/r² मैंने बताया था ना कौन सी स्थिति में लगता है, सिर्फ बिंदु आवेश की स्थिति में। तो अगर x r से बहुत बड़ा है, ये x r से त्रिज्या से बहुत बड़ा है मतलब इससे बहुत दूर स्थित है,
तो वलय बहुत छोटा सा नजर आएगा क्योंकि त्रिज्या बहुत छोटी है, और वलय खुद कैसा लगेगा, किसी बिंदु आवेश के जैसा, और बिंदु आवेश के जैसा लगेगा तो फिर उसकी वजह से उस बिंदु पर जो बहुत दूर स्थित है विद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, KQ/R² से। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, कहीं कोई समस्या आई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, उस पोर्शन को मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा और अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वह रहेगा गाउस का नियम। अच्छा, पार्ट 1 के उदाहरण जो हैं वो, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसमें तो मैं नहीं ले पाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको पार्ट 1 के उदाहरण भी बता देंगे। समझ में आ गई बात। तो ये वलय वाला जो उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, वलय वाला जो डेरिवेशन है, फिर बोल रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सिस्टमेटिकली कुछ लैंग्वेज जो मेन इंपॉर्टेंट है किताब से उठाओ, कुछ यहाँ से समझा हुआ लिखो और अपने तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से डेरिवेशन अपनी कॉपी में तैयार कर लो ताकि एग्जाम में आए तो हमें समस्या ना हो। ठीक है। बाकी जो है हम अगला वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं या तो एक अलग से वीडियो अब उदाहरण पे बना दूंगा पूरा, ठीक है, और एक वीडियो आपका गाउस के नियम पे देख लेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।